यहाँ इलेक्शंस और अर्निंग्स फोकस रहेगा बाजार पर, इन्हीं दो चीज़ों का। बता दें आपको कौन से एक्सपर्ट्स आपकी मदद करने वाले हैं इस हफ्ते। बढ़िया पैसा आपको इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे इसी शो में। sptulsian.com के SP तुलसियान भी जुड़ेंगे। मार्केट एक्सपर्ट उद्यन मुखर्जी भी आपको मिलेंगे। टारगेट इन्वेस्टिंग के फाउंडर समीर कालरा हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं। और साथ ही तकनीकी तौर पर बाजार में आप क्या रुझान लेंगे, इस पर बात करेंगे आगे S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी से। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया हमारा साथ देंगे। ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उतेकर, एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड राजेश पालविया के साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा भी होंगे हमारे साथ। इसी के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के साथ मर्जर पर बात करेंगे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के MD और VC गगन बंगा से। बिल्कुल, तो ये तमाम एक्सपर्ट्स और दमदार कॉर्पोरेट्स हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं इस शो में। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर। करीब 100 पॉइंट ऊपर हांगकांग के मार्केट्स कारोबार कर रहे हैं। एक दिन की छुट्टी के बाद ये खुले हैं। शुक्रवार को ध्यान रखिए ये मार्केट्स बंद थे। चाइना के मार्केट में भी छुट्टी का माहौल था। लेकिन आज देखिए हांगकांग में तेजी है और अच्छी रैली अमेरिका के बाज़ारों में भी देखने को मिली। जॉब डेटा जो निकल कर आया और US चाइना के बीच में जल्द ही ट्रेड वॉर निपटेगा, डील होगी, इस होप में बढ़िया रैली बनती हुई। और इसी के चलते देखिए कच्चा तेल भी भागा। कच्चे तेल में 70 के ऊपर देखिए कारोबार अब होता हुआ। और ये एक छोटी सी नेगेटिव खबर है भारतीय बाज़ारों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है हमें पता नहीं था, हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे ये 70 के थोड़ा सा नीचे था और अब देखिए करीब करीब 70 के थोड़ा सा ऊपर ये पहुंचता हुआ। तो संकेत तो इससे बढ़िया हो नहीं सकते। बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है एशियाई मार्केट्स का। जी हाँ, विदेशी बाजारों से क्यूज बेहतरीन है। शुरुआत भले ही थोड़ी सी फीकी रही हो, लेकिन हैंगसेंग के मार्केट को देखकर जोश बढ़ने लगा है। और साथ ही साथ आप ध्यान देंगे उन तमाम डेटा पॉइंट्स का भी। लगातार देखिए हम आपको क्या कह रहे हैं, FIIs खरीदारी कर रहे हैं मार्केट में और कैश मार्केट में उनकी खरीदारी के ये आंकड़े आ रहे हैं। लगभग 800 करोड़ के आसपास का वो बाय का आंकड़ा सामने निकल कर आया है। इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ साथ स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में पोजीशंस तेजी की बन रही है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ मुनाफा वसूली जरूर हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर से हल्की सी बिकवाली के आंकड़े जरूर बनते दिखाई दिए हैं, लेकिन ओवरऑल मूड जो है वो तेजी का ही बना हुआ है। वीरेन बताइए आप आज के लिए ट्रेंड क्या पकड़ रहे हैं? पिछले सत्र में हमने देखा था जाते जाते एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। क्या ये तेजी में तब्दील होगी और बढ़त का सिलसिला जो बीते हफ्ते से हमने पकड़ा है जारी रहेगा? एग्जैक्टली आप देखें हर्षदा, जो FI से डेटा आपने कहा ना, मैं उसकी थोड़ी सी बारीकियां जरूर रखना चाहूंगा। इंडेक्स फ्यूचर्स में 7500 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग 632 करोड़ रुपए की बाइंग के साथ इंडेक्स पे अच्छा आंकड़ा है। और ऑप्शंस में आप ये देखिए हर्षदा कि 185 करोड़ की बिकवाली ये है कि उन्होंने पुट लॉन्ग करी अपने आप को हेज करने के लिए, लेकिन उसकी कॉस्ट कम करने के लिए 12,000 पुट बेच भी दी है। यानी जब आप एग्रेसिवली मार्केट्स पे लॉन्ग है, कैश में, इंडेक्स में, तो आपने पुट्स को लॉन्ग करके अपने आप को हेज किया है, लेकिन साथ ही साथ पुट शॉर्ट भी कर दी है। तो ये एक अच्छा संकेत है और मैं FIs के सेटअप को बेहद शानदार मान के चल रहा हूं इस हफ्ते, जिस हफ्ते अर्निंग सीजन की शुरुआत भी होनी है। तो थम्स अप फॉर FIs। हाँ, DIs की तरफ से अगर आप देखें थोड़ा नेगेटिव आंकड़ा है। निफ्टी पर क्या करें? याद रखिए निफ्टी ने बीते हफ्ते बहुत स्ट्रांग, एक बहुत अच्छा और एक बहुत डिसेंट कंसोलिडेशन किया है 10 DMA के ऊपर, यानी करीब करीब 11,590 के ऊपर और 11,640 के बीच में जो कंसोलिडेशन हुआ है हर्षदा, एक बहुत डिसेंट कंसोलिडेशन है। और याद रखिए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 11,600 की पुट में सबसे बड़ा OI खड़ा है। आइए जरा ऑप्शंस के आंकड़े देखते हैं, एग्जैक्टली अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी। याद रखिए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शंस के स्टेट्स क्या हैं उसको समझ लीजिए हर्षदा। एक चीज है कि सबसे बड़ी अगर कॉल राइटिंग कहीं पर है अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो है 12,000 पे और कहीं नहीं है। लेकिन इस हफ्ते के लिए सबसे बड़ी अगर कॉल राइटिंग कहीं खड़ी है तो वो है 358 के साथ 1083 का आउटस्टैंडिंग OI 11,700 की कॉल में। यानी अगर हम इसको लेवल को निकालते हैं तो पॉसिबली 11,730 और 11,782 की पॉसिबिलिटी बहुत बन जाएगी। याद रखिए मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं। फ्यूचर करीब करीब 90 पॉइंट्स के प्रीमियम पे है। तो ऊपर की तरफ सेटअप अच्छा है और ऊपर की तरफ थोड़ा सा बस प्रेशर है 11,700 के क्लस्टर में। नीचे याद रखिए सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग शुक्रवार को हुई है 11,600 पे, 19 लाख शेयरों का आउटस्टैंडिंग OI, 14 लाख पुट बिकी इंट्राडे में। तो याद रखिए हमारे इस हफ्ते का सेटअप ये कहता है कि 590, 610 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। 630, 640, 650 जोन के आसपास आपको स्पॉट कभी भी मिले तो खरीदिए,
लॉन्ग्स को होल्ड करिए। फर्स्ट टारगेट करीब करीब 11,730, उसके बाद अगर वो निकलता है तो 11,782 की पॉसिबिलिटी हर्षदा बहुत ज़्यादा है। ओके, और फिर निफ्टी बैंक वीरेन, क्योंकि निफ्टी बैंक में भी देखिए हमने बीते हफ्ते काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है। थर्सडे का सत्र एक्सपायरी जिस दिन थी वहां पर काफ़ी गिरावट आई, फिर अगले दिन हमने कैचअप किया। यहाँ पर क्या लग रहा है, अब 30,000 की एक बेस को हम रिस्पेक्ट करने वाले हैं और उसी के ऊपर ही ट्रेड लेना है? देखिए हर्षदा, एक निफ्टी बैंक ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है, बहुत अच्छा है। मैंने अगर आप देखें तो दो रेंजेस थी, 29,800 और 30,000। इस 200 पॉइंट के दायरे में आपका 10 डेमा भी छुपा था और हमने 10 डेमा के ऊपर आके क्लोजिंग दी। 10 डेमा का जिक्र हर्षदा मैं बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद ये एक शॉर्टेस्ट एवरेज है जिसको मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और आप देखिए शुक्रवार को जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें कॉल राइटिंग न 30-100 पे है। देखिए इन तीन स्ट्राइक्स को हर्षदा, न 30-100 पे है, न 30-200 पे है, न 30-300 पे है। अब सबसे बड़ा अगर कॉल में कहीं ओआई खड़ा है हर्षदा तो वह है 30-500। यानी बैंक निफ्टी आपको इन तमाम अच्छी बुरी खबरों के बीच में 30,437 तक का स्कोप दे रहा है। मैं अपने टारगेट्स को फिर रिवाइज करूंगा, लेकिन पहले 30,437 तक के टारगेट्स, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कॉल राइटर नहीं है जो कि 11,437 को चैलेंज करे, सिर्फ 30,500 के आसपास है, सॉरी 30,437 का। पुट्स को देखते हैं एग्जैक्टली पुट्स में क्या हुआ। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हर्षदा हुई है 29,800 के क्लस्टर में, 2,70,000 पुट बिकी हैं, आउटस्टैंडिंग हुआ 4 लाख का। यानी याद रखिए वो 29,722 का स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे थे वो बहुत डिसेंट स्टॉप लॉस था, वो ना वॉलेट हुआ और उसने हमको इस कंसोलिडेशन के जोन के नीचे बहुत अच्छी तरीके से एक बेस बना के दिया। होल्ड कीजिए लॉन्ग, याद रखिए 30,000, 30,050 या फिर 29,950 में भी कभी भी निफ्टी बैंक मिले बाय करना है, लेकिन टारगेट्स रहेंगे 437 का। आई थिंक ये 437 का प्रॉफिट उनके लिए होगा जिन्होंने शुक्रवार को थोड़ा सा दमखम दिखाया। और याद रखिए एक बार फिर से कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक हर्षदा पॉइज्ड हो रहे हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के लिए। आई नो आप छोटे छोटे बैंक पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स पे नजर रखिएगा आज। बिल्कुल, तो बैंक्स पर साफ तौर पर नजर रहने वाली है। शुक्रिया वीरू डेटा समझाने के लिए। लेकिन आप देखिए 11,761 हमने देखा ऑल टाइम हाई निफ्टी पर लगता हुआ, और इस समय देख लीजिए SGX निफ्टी कहाँ है, 11,771। तो चांसेस हैं, इंडिकेशन ये मिल रहा है कि ऑल टाइम हाई जो निफ्टी पर लगा था वो आगे सिलसिला जारी रह सकता है। SGX निफ्टी फुल जोश में इस समय। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं वो मार्केट को किस तरह से ट्रेड करेंगे। सचितानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समीर कालरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश पालविया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हाउसफुल है, सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ पहुँच चुके हैं। बताइए सचिदानंद जी, निफ्टी पर टारगेट बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच करेंगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी ओवरऑल सेटअप है, यहाँ पर वीकली चार्ट्स पे एक डोजी है, डेली चार्ट्स पे एक डोजी है जो इनडिसाइसिवनेस ही डिस्प्ले कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो आज के डेटा में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बायस थोड़ा पॉजिटिव रखना चाहिए निफ्टी के लिहाज से। 11,650 से लेके 11,750 ये पर्टिकुलर रेंज उभर के नज़र आ रही है। एंड अगर हम ओपन होते थोड़ा सा डिक्लाइन देखते हैं 11,680-85 के आसपास, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर एक बार लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी डिप्लॉय करनी चाहिए। 11,630 का वहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूँगा। एंड 11,730 के आसपास अगर एक बाउंस बैक आ जाता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। ओवरऑल सेटअप थोड़ा सा एग्जॉशन वाला है, मुझे लग रहा है ये हफ्ता थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है मार्केट। ओवरऑल मेजर वीकनेस जो आनी चाहिए वो आई थिंक 11,580 के नीचे ही आ सकती है इंडेक्स में। तो मुझे लग रहा है आज के सेशन में थोड़ा सा रेंज बाउंड होना चाहिए एंड 11,650 के जितना नज़दीक आप ट्रेड लोगे उतना बेटर होगा। एंड ऊपर में अराउंड 11,750 के आसपास अगर बाउंस बैक मिल जाता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। स्टॉक्स कौन से हैं? स्टॉक्स के लिहाज से मुझे लग रहा है दोनों जो मेरे कैंडिडेट्स हैं वो दोनों बुलिश साइड पे ही है। पहला स्टॉक होगा BPCL पे, एंड BPCL मुझे बाय लग रहा है। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीट हुआ था और एक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन डेली चार्ट पे ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन का कंप्लीशन के संकेत दे रहा है। 360 के आसपास की पुट राइटिंग यहाँ पर रीअफर्म कर रही है कि 350 से 355 का जो बेस है वो आई थिंक काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है और यहाँ से एक अच्छी रैली मिल सकती है स्टॉक में। 368 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 356 का स्टॉप लॉस होगा, ये फ्यूचर्स के लेवल है।
और सेकंड कॉल होगा बाटा इंडिया पे, जहाँ पर एक सेक्युलर अपट्रेंड देखी गई है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न वापस रीइंस्टेट हुआ है, एक बुलिश फ्लैग यहाँ पर संकेत कर दे रहा है कि 1450 तक के एक पर्टिकुलर ये रैली एक्सटेंड हो सकती है और 1400 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। वैसे ऑयल ऊपर है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को चलने में अगर आज चलते हैं तो आप ही का योगदान होगा। क्यों समीर जी? नहीं, थोड़ा सा ऑयल को लेकर तेजी बनी हुई है और जो ओवरनाइट निकल कर आया है, तो आज आपका जो जौहर है वो उसी के चलते ये चलेगा स्टॉक कल। लेकिन ये एक खबर है जिस पर नजर होगी। सर कैसे लगा आपको, सेटअप कैसा दिख रहा है मार्केट का, ये बताइए। मेरे को काफी पॉजिटिव दिख रहा है ओवर वीकेंड, क्योंकि दो चीजें चेंज हुई हैं। एक यूएस का जो जॉब डेटा है वो काफी ऊपर आ गया और अनएक्सपेक्टेडली ऊपर आया। जो मंदी की बातें हो रही थी सब खत्म, वो एकदम डाउन टर्न जो हो रहा था। और दूसरा, ट्रम्प ने ये बोला कि फेड को अब रेट कट करना चाहिए। और तीसरा, एक एडिशनल चाइना से आया है कि वो स्टिमुलस और बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि कंजम्पशन की ग्रोथ और बढ़े। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। और उसमें चाहे क्रूड थोड़ा ऊपर भी आ जाए, बट मेरे ख्याल से जब फंडामेंटल इम्प्रूव हो रहे हैं तो क्रूड का थोड़ा ऊपर आना बनता है और वो हम ऑब्जॉर्व कर लेंगे। और स्टॉक्स कहाँ पे नजर है आपकी? मेरी NIIT लिमिटेड, बड़ी डील पे, लिमिटेड नहीं लिमिटेड। हाँ, वो छोटा वाला स्टॉक जो एजुकेशन वाली कंपनी है। क्योंकि अगर आप डील देखें तो उसको 120 रुपए पर शेयर मिलेंगे उसके हिसाब से, और वहाँ पे काफ़ी बड़ा अपसाइड आ सकता है कैश डिप्लॉयमेंट की जगह पे। दूसरा DCB और कर्नाटका बैंक, स्मॉल बैंक्स में से। और वहाँ पे मुझे लगता है ONGC की मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते में काफ़ी अपसाइड आ जाएगी। कच्चा तेल भाग रहा है। अब वो रिकग्निशन आ जाएगा कि कच्चा तेल भाग रहा है और वो 75 के क्लोजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ONGC की वैल्यूएशंस को थोड़ा बम्प अप मिलेगा। ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स जो कालरा साहब आज क्लोजली ट्रैक करेंगे, यहीं पर ट्रेड के मौके हैं। ONGC कच्चे तेल का प्ले, ऑफ कोर्स लक्ष्मी विलास और इंडिया बुल्स की डील पर रब ऑफ इफेक्ट असर दिखेगा छोटे बैंकों पर, और साथ ही साथ आज जो बड़ी डील का खुलासा, इनफैक्ट कल जो हुआ बड़ी डील का खुलासा, उस पर भी नजरें रहेंगी मिड कैप IT कंपनियों में। इन सभी खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन पालविया साहब ने भी आज की स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है ऑप्शंस को देकर। पालविया साहब बताइए क्या किया जाए आज? देखिए, लॉन्ग साइड का ही ट्रेड है और पहला स्टॉक जो है वो मेटल पैक्स है। सो मुझे लग रहा है मेटल पैक में जिस तरीके का एक्यूमुलेशन हमने पिछले कुछ सेशन में देखने को मिला है, मुझे लगता है अब यहाँ से एक रैली जो मेटल स्टॉक्स में हम देखने को मिलेगी। मुझे लगता है एक अच्छा मूव सारे मेटल स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। अगर देखें तो लास्ट सेशन में हमने सेल में भी अच्छा बाइंग देखने को मिला, तो सेम उसी सेक्टर से मैंने टाटा स्टील को आइडेंटिफाई किया। अगर उसमें देखें तो एक अच्छे लंबे कंसोलिडेशन के पास एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन जो उसका था 535 के आसपास, उसको ब्रेकआउट मिला है। और अगर देखें तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिला डेली चार्ट पे। तो मुझे लगता है यहाँ से टाटा स्टील में एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। स्टॉक यहाँ से 570-580 की रेंज में जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। तो 560 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, 12 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 8.5 रुपये का स्टॉप लॉस रख के 18 से 20 रुपये के टारगेट के लिए टाटा स्टील में 560 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। और दूसरा स्टॉक जो है वो IT पैक से है और उसमें है इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस में देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद वापस हमने लास्ट सेशन में एक अच्छा बाइंग एक्शन देखने को मिला। स्टॉक में जिस तरीके का एडिशन कॉल सारी ऑप्शन चेन अगर डेटा देखें तो उसमें सारे स्ट्राइक्स में कॉल ऑप्शन में अच्छा लॉन्ग एडिशन देखने को मिला। तो 780 का कॉल ऑप्शन बाय करना इन्फोसिस में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब जिस तरीके का फॉर्मेशन है ये प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा जो कि 765 के आसपास है, और स्टॉक यहाँ से 780-790 के जोन में जाना चाहिए। तो 780 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, 15 रुपये 65 पैसे में ट्रेड कर रहा है, और 11 रुपये का स्टॉप लॉस रख के 22 से 24 रुपये के टारगेट के लिए इन्फोसिस का 780 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग कर। बिल्कुल, तो इन्फोसिस के नतीजे भी देखिए 12 अप्रैल को इस हफ्ते आने वाले हैं और उससे पहले कॉल ऑप्शन लेने की राय हफ्ते के पहले दिन देखिए। तो नोट कर लीजिए इस राय को, एक्सपेक्टेशंस यही कि अच्छे नंबर्स पेश करेगी ये कंपनी। लेकिन देखिए आपकी स्क्रीन पर बार बार हम आपसे सुबह से क्या कह रहे हैं, अर्निंग्स तो इम्पॉर्टेंट रहेगी और दरअसल इलेक्शंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अमित शाह ने जो अपना गांधीनगर लोकसभा सीट से नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया, तो ये भी उन्होंने जानकारी दी कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने ओन किए हैं, तो उस पर भी विस्तार से चर्चा होगी 8:40 पर CNBC आवाज़ पर। इनमें से कौन से शेयर हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद है, पूरा पोर्टफोलियो उनका कैसा नज़र आ रहा है। तो पॉलिटिक्स पर फोकस है और आज ये एक नया तड़का हमने लगाया, तो इस पर नज़र रखिएगा। लेकिन सीधे चलते हैं अब नीरज के पास। नीरज बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जो आज रडार पर रहेंगे? इंडिया बुल्स, हाउसिंग और लक्ष्मी विलास की डील कैसी नज़र आ रही है?
देखिए डील लक्ष्मी विलास बैंक के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि जो मर्जर रेशियो है वो उनके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। अभी के हिसाब से अगर आप जो रेशियो बनाया गया उसमें 100 शेयर के बदले 14 शेयर इंडियाबुल्स हाउसिंग के मिलेंगे, लेकिन जो मौजूदा भाव है उससे लगता है कि यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक में ज़्यादा बड़ी तेज़ी बनने की गुंजाइश दिख रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन दोनों ही डील में, लेकिन दोनों स्टॉक आपको रडार पर रखने चाहिए क्योंकि मर्जर में भी वक्त लगेगा और दोनों में अच्छी तेज़ी आगे जाते हुए बन सकती है। लेकिन आज के लिए लक्ष्मी विलास बैंक आपके रडार पर रहना चाहिए। एक और डील हुई है वीकेंड के दौरान NIT टेक्नोलॉजीज़ और बेरिंग के बीच में। NIT टेक्नोलॉजीज़ में वो 30% हिस्सा खरीदेंगे और उसके बाद ओपन ऑफर भी आएगा और ये हिस्सा NIT से खरीदा जाएगा। तो NIT के पास काफ़ी पैसा आ रहा है और NIT का जो भी मार्केट कैप है उसके लगभग बराबर है, उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा इनको मिल रहा है। तो उसकी वजह से NIT में बड़ी तेज़ी यहाँ आगे जाते हुए बन सकती है। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ में पी जो फंड है बेरिंग उसके पास हिस्सेदारी, तो अब भविष्य में अटकलें ये लग रही है कि NIT टेक्नोलॉजीज़ और हेक्सावेयर का मर्जर हो सकता है, तो हेक्सावेयर भी आपको रडार पे रखना चाहिए। तो ये तो डील वाले स्टॉक है। इसके अलावा जेट एयरवेज में डील वाले स्टॉक्स पर पहले विस्तार से बात करते हैं। इस पर कोई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है वरुण आपके पास? देखिए इंडियाबुल्स और लक्ष्मी विलास बैंक का जो मर्जर है उसके ऊपर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई है। इसमें सबसे पहले मैक्वेरी की रिपोर्ट है। इनका कहना है कि लक्ष्मी विलास बैंक जो कि एक रीजनल बैंक है और ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुका है, उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सबसे बेस्ट इनके पास यही ऑप्शन था कि डील कर ले किसी के साथ अपने सर्वाइवल के लिए, और वही इन्होंने किया है। इनका कहना है कि IIFL के पास IIFL हर एक क्राइटेरिया मीट करता है एक बैंकिंग लाइसेंस के लिए। इन दोनों ही कंपनियों के लिए जो मर्जर है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक बात ये कह रहे हैं कि RBI के अप्रूवल इस डील को मिलता है कि नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसके ऊपर नजर रखें और इन्वेस्टर्स को इन्होंने कहा है वेट एंड वॉच, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। आउट परफॉर्मर की रेटिंग है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे 836 के प्राइस टारगेट के साथ। क्रेडिट स्विस, इनका कहना है कि इस ट्रांजैक्शन के बाद जो इनके पियर्स है छोटे मझोले बैंक्स और भी काफ़ी सारे हैं, उनमें आपको एक हलचल देखने मिल सकती है। खासकर साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, ये जितने बैंक्स हैं उनकी एक री रेटिंग हो सकती है। तो इन स्टॉक्स में भी नजर रख के CLSA का कहना है कि मर्जर रेशियो तो अच्छा है और खासकर लक्ष्मी विलास बैंक को, क्योंकि इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग है उससे 35% प्रीमियम पे इसको लिया जा रहा है। और IIFL के जो प्रमोटर्स है वो आगे जाके अपना 15% स्टेक जो है ये पोस्ट मर्जर के बाद वो कम भी कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में ईडलवाइस की रिपोर्ट है। ये हालांकि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे काफ़ी बुलिश है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और अपना प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया है, 945 से बढ़ा के 1104 का कर दिया। तो ये देखिए 4 डिजिट का टारगेट एडलवाइज ने दे दिया है और 4 डिजिट के टारगेट की बात आपके चैनल पर कब से हो रही थी, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस डील के तमाम पहलुओं के ऊपर डिस्कशन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तो सबसे पहले देखिए हमने आपको क्या बताया था। यहाँ पर बाइंग बनी हुई है और हमारा पुराना वाला 4 डिजिट वाला टारगेट भी यहाँ पर बना हुआ है। आप खरीदेंगे इसको अभी कभी? हाँ जी, 890 के लेवल्स आ जाएंगे ना। एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस में रेकमेंड करूंगा अराउंड 860। खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक लगातार परफॉर्म कर रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनका 24% के आसपास। बैंक बन जाएगा, इस तरह की खबरें जो आती हैं, आप कैसे देखते हैं इनको? देखिए कोशिश इनकी जारी ऑफ कोर्स रहेगी, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्विजिशन हो रहा है क्योंकि अच्छी खासी डिलीवरी वॉल्यूम के साथ जितनी भी फ्लोटिंग स्टॉक है उसमें से अवेलेबल जो है वो मिल रहा है। नए टारगेट्स इंडियाबुल्स हाउसिंग के लिए मुझे लगता है स्टॉक में 940 तक ये रैली कंटिन्यू रहना चाहिए। इंडियाबुल्स की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान आ सकता है बोर्ड बैठक के बाद। छोटी छोटी प्राइवेट बैंक जो शैल जी आज आप बता रहे थे, उनका दिन मुझे तो लग रहा है कम से कम अगले हफ्ते होने वाला हो। यहाँ ये पूरा जो प्रोमो बना है ये पिछले सोमवार से लेकर शुक्रवार की चाय पर चर्चा में से निकाला गया है। तो सोमवार को यही तीनों एक्सपर्ट्स यहीं इसी स्टूडियो में इसी समय बैठे थे और एक ही सुर में कह रहे थे खरीद लीजिए इंडियाबुल्स हाउसिंग। तो अब डील आ चुकी है। कैसे देखा आपने इस डील को समीर जी, पहले आप बताइए। मेरे हिसाब से इंडियाबुल्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप देखिए उनका 26,000 करोड़ का रेजिंग का प्लान था FY20 में, जो जब तक वो NBFC रहते शायद डिफिकल्ट हो जाता। तो मेरे लिए अब काफ़ी पॉजिटिव आई बुल में चले जाता है। पोजीशनल ट्रेड पे आपके 4 डिजिट वाले टारगेट बरकरार है? हाँ, मेरे ख्याल से वो जो 1100 का टारगेट इवन रिपोर्ट्स में दिया है वो आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी NBFC से बैंक होना है। वो लक्ष्मी विलास बैंक के लिए चाहे थोड़ा महंगा हो, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटी हाई है और मेरे को लगता है बैंक बनने के बाद ये काफ़ी बड़ा सिस्टम बन सकता है।
ओके और लक्ष्मी विलास के शेयर धारकों के लिए भी बल्ले बल्ले, क्योंकि काफी तगड़े प्रीमियम पर ये डील हो रही है, 35% ज्यादा प्रीमियम दिया जा रहा है आईबुल्स की ओर से। तो उनके लिए तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल, क्योंकि उनका पीसीए लिमिट ब्रीच हो गया था और अगली रिवीजन में वो शायद पीसीए में चले जाते, इसलिए वो पहले से ही उन्होंने एक मूव ले लिया और वो ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव है। और मेरे ख्याल से अब जब आईबुल और वो मर्ज्ड बैंक की एंटिटी में मिलेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी बड़ी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से होल्ड रखें अपने शेयर्स। तो कब तक होल्ड रखें, क्योंकि 126 रुपए के आसपास का डील का वैल्यूएशन बताया जा रहा है अब। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म है तो मेरे ख्याल से अगर आपने इतना सर्वाइवल देख लिया लक्ष्मी विलास बैंक के थ्रू, तो अब निकलना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है। ठीक बात अब है। आप लक्ष्मी विलास जैसे छोटे बैंकों को इतने प्रीमियम के ऊपर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खरीद रही है, तो बाकी छोटे बैंकों के लिए भी आज का दिन मौके भरा रहने वाला है। और ये हमने आपको देखिए पिछले हफ्ते शुक्रवार को कहा था, और आज देखिए क्रेडिट स्विस जैसे ब्रोकरेज हाउसेज भी अपनी रिपोर्ट्स में यही लिख रहे हैं। तो फिर कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया आपको नजर आ रहा है, सचिन जी बताइए। करूर वैश्य, साउथ इंडियन, डीसीबी, जेएनके, कर्नाटक, फेडरल, चार्ट्स पर सबसे मजबूत कौन सा है? पालविया साहब भी फिर आपको बताएंगे। देखिए, मुझे लग रहा है दो स्टॉक्स यहाँ पर काफ़ी मजबूत हैं। इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स एफएनओ के ही है। साउथ इंडियन बैंक मुझे लग रहा है यहाँ पर एक सस्टेनेबल मूव है। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लग रहा है 20, 50, 21 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम बरकरार रह सकता है साउथ इंडियन बैंक में। 20.50 से और 21 ये है टारगेट आपका, क्योंकि ये सब मुझे तो लगता है आज जो गर्मी होगी इसमें गैप अप में बहुत ही बढ़िया ओपनिंग दिखाएंगे ये सारे के सारे स्टॉक्स, क्योंकि 5% ऊपर लक्ष्मी विलास बैंक कौन खरीद पाएगा, वो सर्किट पर ही खुलेगा वो तो आप कह रहे हैं साउथ इंडियन बैंक आपको पसंद है, फर्स्ट चॉइस होगी। और दूसरा फेडरल बैंक में काफ़ी समय से हम एक पॉजिटिव बायस लेके ही चल रहे हैं स्टॉक में। मुझे लग रहा है जिस तरीके से टर्न अराउंड हुआ है, मुझे लग रहा है 105 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी हेडरूम अभी भी अवेलेबल है। नीचे में आई थिंक अराउंड 96 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती वीकली बेसिस से, तब तक ये स्ट्रक्चर बरकरार रह सकता है। तो यहाँ पर इसका 52 वीक हाई भी है ना शायद, मुझे ऐसे ही याद है 105 का पिछली बार। हाँ 105 से ये घूमा था, 105 का स्तर वापस राइट एक बार रिविजिट हो बादाम खाने का जी आपने सबको सीक्रेट बतानी नहीं है नहीं सब सीखें, सब खाएं, सब होशियार बने। पालविया साहब आपके लिए क्या तगड़ा ट्रेड रहेगा? देखिए, अगर हम छोटे बैंकों में जाएं तो करूर वैश्य बैंक में भी अगर देखें तो पिछले 5-6 वीक से एक अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला और उसका ब्रेकआउट के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है करूर वैश्य बैंक में भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 85 तक लेके जा सकता है। तो मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट जो करूर वैश्य बैंक का लगता है, सर्किट पे खुलेगा सर। नहीं 5% भागा था ये शुक्रवार को, 20% का सर्किट है इसका। हाँ, तो 85 तक ये आज सारे वैसे ये सेक्टर ही भागने वाला है। करूर वैश्य बैंक कैश वाला स्टॉक है सर। एफएनओ वाला, आपके डोमेन वाला भी बताइए। अगर एफएनओ में बात करें तो फिर मुझे डीसीबी अट्रैक्ट लगता है। उधर से डीसीबी में देखें तो डीसीबी में ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉक ने अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है और मुझे लगता है अब स्टॉक के जो पेंडिंग टारगेट है वो 215 से 220 तक के। तो डीसीबी में मुझे लगता है कि एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये अब मुझे लगता है कि इसमें बाइंग एक्शन जो लास्ट सेशन में देखने को मिली और स्टॉक एक बहुत टाइम बिता चुका है कंसोलिडेशन का। तो अब मुझे लगता है कि इसमें एक अप मूव यहाँ से बनना चाहिए, 215-220 के टारगेट आने चाहिए। तो डायरेक्टर साहब आप दिखा दीजिए प्लेट पे, डीसीबी बैंक और करूर वैश्य बैंक, ये हैं दो स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा पसंद है पालविया साहब को। और सचिन जी कह रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक में तेजी होगी, फेडरल बैंक में तेजी होगी, और कालरा साहब आपका फेवरेट कर्नाटक और डीसीबी। तो ये सारे स्टॉक्स आज सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन शुक्रवार की सुबह सुबह हर्षदा हम कह रहे थे एक ही स्टॉक आपको खरीदना है, वो है DHFL। और आप देखिए एक बार DHFL में किस तरह की तेजी देखने को मिली, 10% भागा, क्योंकि देखिए मार्केट स्मार्ट है। मार्केट सोच रहा था कि अब अगली शादी किसके साथ किसकी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर रैली देखने को मिली। लेकिन अब इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ एक बार आ चुकी है तो एक बार मुनाफा वसूल करने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि ये सारे हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स भी आज आपको मजबूती के साथ दिखाएंगे, लेकिन एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं प्रोमो तैयार है, सर दिखा दीजिए सबको फिर। पीसी ज्वेलर्स
ट्रेडिंग के लिहाज से मौके हैं तो बताइए कौन से लेवल्स पर नजर होनी चाहिए? सप्लाई जोन जो है इसका वो 89.50 है। ओके। 89.50 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है देन हम लोग ये कहेंगे फिर से ये 94 95 की बात करें। DHFL अच्छा लगता है। 155 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है, 150 का स्टॉप लॉस रखे। देखिए बेस्ट के सिनेरियो में कहाँ तक जाएगा, मुझे लगता है 172 का टारगेट होगा। पहला स्टॉक बाजार खुलते ही हमने आपसे क्या कहा था? PC ज्वेलर, DHFL, और देखिए ये भागते जा रहे हैं, 6% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो देखिए उस तमाम स्टॉक्स जिन्होंने आपके लिए पैसे कमा के दिए फ्राइडे के सत्र में, आज यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली दीवान हाउसिंग जैसे स्टॉक्स के लिए तैयारी होनी चाहिए, लेकिन बड़ा फोकस रहेगा उन सभी बैंकों पर। और बैंकों का जिक्र देखिए आज हम सुबह में 7 बजे से करें और 7:30 बजे नीरज की टीम में भी वो तमाम बैंक्स दिखे हैं। अगली जो बड़ी डील है जिस पर आज बाजार का बड़ा रिएक्शन आएगा, ये देखिए नीरज की टीम में वो तमाम छोटे बैंक, और इसमें आप देख रहे हैं NIIT को भी, क्योंकि NIIT लिमिटेड और NIIT टेक्नोलॉजीज वाली वो डील हो चुकी है। बेरिंग PE एशिया खरीद रहा है NIIT टेक्नोलॉजीज में हिस्सा। ऑफ कोर्स पैसे मिलेंगे सीधे NIIT लिमिटेड को। और कालरा साहब ने एक हल्का हिंट भी दे दिया कार्यक्रम की शुरुआत में कि बड़ा पैसा बनना है तो अब NIIT लिमिटेड में बनना है। कैसे आप देख रहे हैं इस डील की वैल्यूएशन को? 1394 करोड़ पर यह डील लगभग हो रही है, 1394 रुपए प्रति शेयर। मेरे ख्याल से वैल्यूएशन थोड़ी ऊपर है, लेकिन अगर आप क्लोजिंग देखें फ्राइडे से तो प्रीमियम ज़्यादा नहीं है, तो ओपन ऑफर के लिए तो मेरे ख्याल से वेट नहीं करना चाहिए और वहाँ पे कहीं ना कहीं NIIT टेक से निकल के NIIT लिमिटेड में शिफ्ट हो जाना, ठीक है, क्योंकि वो जो पैसे मिलेंगे 120 रुपये पर शेयर है, अगर आप टैक्स भी लगा दें तो 100 रुपये बचते हैं, उसमें से अगर आपके पास 50 रुपये भी आ जाए और अगर आप फंडामेंटली भी देंगे शेयर धारकों को NIIT लिमिटेड के, कहीं ना कहीं उनको 50-60 रुपये वो वापस देने चाहिए। अगर अच्छे प्रमोटर बनना है तो आपको देना ही चाहिए। और दूसरा ये है कि अब अगर आप बिजनेस देखें तो उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंटल बिजनेस है नहीं। एग्जैक्टली। और दूसरा प्रमोटर ने अगर एग्जिट लिया तो उनको भी कैश चाहिए वापस, तो इसलिए अगर आप मेजॉरिटी को देंगे तो माइनॉरिटी भी कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। ठीक बात है। इसलिए मेरे ख्याल से NIIT लिमिटेड ज़्यादा अपसाइड दिखाएगा, NIIT टेक शायद एक गैप अप देके वापस आ जाए। और ये बेरिंग PE जिस तरह से एक के बाद एक कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रही है, हेक्सावेयर के पास भी करीब 62% हिस्सेदारी है। आशीष जो हमारे रिसर्च हेड है जो इसको ट्रैक करते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले हेक्सावेयर को अपनी टीम में भी शामिल किया था। अच्छा, हेक्सावेयर के नतीजे आने वाले हैं 24 तारीख को। आप कैसे देखते हैं बेरिंग का 2 भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी को खरीदना और हेक्सावेयर पर कॉल किया है? तो इनका काफ़ी मिड कैप्स में इंटरेस्ट रहता है और ये बायो आउट्स ही करते हैं जनरली, तो इसलिए मेरे को लगता है ये पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए। और अगर मैनेजमेंट ना चेंज हो तो ये काफ़ी पॉजिटिव चल देगा। हेक्सावेयर भी मुझे लगता है एक 15 से 20% की अपसाइड अभी भी है, क्योंकि वो काफ़ी अनड्यू बैटर्ड हो गया था, क्योंकि ASM बाकी सब चीज़ें स्टॉक प्राइस को काफ़ी बीट डाउन कर गई है। तो इसलिए फंडामेंटली मेरे को लगता है इस क्वार्टर से रिजल्ट थोड़ा यू टर्न दिखाएंगे। ओके, टेक चेक दीजिए सचिदानंद दोनों स्टॉक्स पर। देखिए मुझे लग रहा है NIIT लिमिटेड जो है वहाँ पर एक ब्रेकआउट की उम्मीद करनी चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से फ्राइडे के सेशन में प्राइस एक्शन बनी थी, वॉल्यूम्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट क्लाइमेटिक वॉल्यूम्स जैसा ही माहौल है एंड 3 महीने का कंसोलिडेशन से ये पर्टिकुलर स्टॉक निकल रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर इमीडिएटली देखें तो 100, 200, 105 के लेवल्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ही जल्द आ सकते हैं और नीचे में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 92 का एंड लॉन्ग पोजीशन अभी भी इसी स्टॉक में रखनी चाहिए। NIIT टेक के चार्ज भी ख़राब नहीं है। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम वहाँ पर भी बन सकता है, बट विद इन बोथ आई थिंक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी NIIT लिमिटेड में काफ़ी अच्छी है। और हेक्सावेयर पालिया साहब, ये कैसा आपको नज़र आता है? क्योंकि इसके लिए भी एक तरह से रब ऑफ इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है हेक्सावेयर के लिए? मुझे लगता है जिस तरीके का सेटअप है हेक्सावेयर का, उसमें टारगेट जो है ऊपर के वो 375 के हैं। तो अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग करना है तो 375 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई है तो उसके आसपास आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स आज के, लेकिन कई और खबरें हैं डील्स के अलावा भी जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। नीरज बताइए बाकी स्टॉक्स। बाकी की और खबरों में जेट एयरवेज में नजर रखिए, क्योंकि बीच में खबर ये आई थी कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या बिड मंगाना चाहते हैं स्टेक के लिए उसमें डिले हुआ था, लेकिन लेटेस्ट खबर ये है कि उन्होंने 10 तारीख तक इसको एक्सटेंड करने का इरादा बनाया है
और EOIs मंगाई है। तो जेट एयरवेज भी रडार पर है, लेकिन इसके ऊपर एक हैंगओवर कच्चे तेल का रहेगा क्योंकि वो $71 के आसपास ट्रेड कर रहा है। HDFC बैंक ने अपने प्रोविजनल नंबर जो पेश किए हैं उसमें एडवांसेस यानी लोन्स की बुक बहुत बड़ी हो गई है। साल दर साल इस पर देखें तो करीब 2.25 लाख करोड़ का इजाफा हुआ और ये 8,19,000 करोड़ पे पहुंच गई, जो पहले 6,58,000 करोड़ थी। और डिपॉजिट्स में भी 789 के सामने 9,23,000 करोड़ की बुक हो गई। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट बीते वित्त वर्ष में हुआ है और केवल चौथी तिमाही में 2,000 करोड़ के होम लोन्स इन्होंने HDFC से बाई आउट किए हैं। तो रियल एस्टेट की पिक्चर भी वो दिखाता है। टोरेंट फार्मा में नजर रखिएगा, इनके दहेज प्लांट को कुछ आपत्तियां मिली हैं US FDA की तरफ से, तो उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। और अंत में टाटा स्टील पे भी नजर रखिएगा, इन्होंने अपने प्रोडक्शन आंकड़े दिए हैं, उसमें 46% की प्रोविजनल ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, इसमें BSL भी शामिल है। तो टाटा स्टील या मेटल में तेजी हो सकती है। ऑलराइट, तो इन स्टॉक्स पर विस्तार से अपने एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे, लेकिन वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण बताइए, आपने बताया NIIT टेक के बारे में, इंडिया बुल्स की डील के बारे में, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं? देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट पे CLSA की रिपोर्ट है, अपग्रेड किया है इन्होंने इस काउंटर को, आउट परफॉर्मेंस से अब खरीदारी की सलाह दे रहे हो, प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, 4,500 से बढ़ा के 5,025 का किया। इनका कहना है कि जो लगातार सीमेंट की कीमतें बढ़ रही है उसका एक बहुत बड़ा फायदा अल्ट्राटेक को हो सकता है, इनके मार्जिन सुधर सकते हैं और FY19 से 21 तक इस कंपनी के EPS में साल दर साल 44% की ग्रोथ ये देख रहे हैं। तो एक बड़ी ग्रोथ और इसके लिए टारगेट बढ़ाया गया है। बायोकॉन, JP मॉर्गन ने अपना जो कवरेज है वो शुरू किया है, 775 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि जो बायोसिमिलर का धंधा है इस कंपनी का, उसमें एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने मिल सकता है, वहाँ से इस कंपनी को काफ़ी फायदा होगा, जिसके कारण अर्निंग्स काफ़ी हद तक सुधर सकती है। इसके लिए कवरेज शुरू किया है, खरीदारी की सलाह 775 के प्राइस टारगेट के साथ। सबसे आखिरी में इंटरग्लोब एविएशन या क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है और प्राइस टारगेट 1650 के दिए। दरअसल इनका कहना है कि जेट की जो हालत है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है और इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो इंटरग्लोब को हो सकता है। यील्ड्स जो है वो भी सुधरते जा रही है और अगर जेट की हालत ऐसे ही खराब होती रही तो यील्ड्स और भी सुधरेगी और इसके लिए 1650 का प्राइस टारगेट इंटरग्लोब पे। तो इंटरग्लोब पे 1650 का टारगेट। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन जेट एयरवेज एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट आज मंगा रहे हैं, जिनको बोली लगानी है वो अब बोलियां अपनी नाम अपना सामने रखेंगे और खबरें ये भी आ रही हैं कि TPG, इंडिगो जैसे लोग भी इच्छुक हो सकते हैं। तो बुधवार को 6 बजे तक नाम सामने आएंगे, उसके बाद फिर बोली लगनी शुरू होगी। जेट एयरवेज क्या कॉल है? बाय करें अगर आपको मौका मिलता है तो। हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है हफ्ते भी हमने सुबह सुबह कहा था बाय करें और 4% ऊपर जाकर बंद हुआ था। दिन के निचले स्तर से 7% की रिकवरी देखने को मिली थी। तो इसमें यही होगा कि थोड़े नेगेटिव न्यूज़ आएंगे, उस पर आपको डाउन साइड मिलेगी, बट वो डाउन साइड काफ़ी दिनों से होल्ड पे है। तो मेरे को लगता है अब अपसाइड ही है और जब EOI आ गया है और वहाँ पे मुझे लगता है कि कोई डोमेस्टिक प्लेयर जो ऑलरेडी सिस्टम में है वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्ट दिखा देगा और वो काफ़ी वैल्यूएशंस को अपसाइड पे ले जाएगा, क्योंकि वो ओवरटर्न बहुत जल्दी होगा और मेरे को लगता है वहाँ पे काफ़ी बड़ी एज आ जाएगी जेट एयरवेज को वापस। तो रफली आप क्या सोच रहे हैं, क्या लेवल्स होंगे यहाँ से आगे? मैं अभी भी वो 350, 350, 400 पे अभी भी मैं कायम हूँ। मेरा अभी कोई लूज आउट नहीं करा है कि मैं पीछे हटा। ऑलराइट, पॉइंट टेकन। तो यहाँ से आगे 100 रुपए कम से कम बनने के पूरे आसार हैं और देखिए ये एक बहुत बड़ी स्टोरी रहेगी जो इस हफ्ते डेवलप होगी, तो पोजीशन आप लेकर जरूर